नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ कीर्ति गौतम। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत करती हूं। पहली खबर देश के सबसे बड़े प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आज 24 घंटे नॉनस्टॉप चर्चा का रिकॉर्ड बना दिया। बुधवार 11 बजे से शुरू हुई चर्चा का गुरुवार 11 बजे तक चली। आखिर में सीएम योगी का संबोधन हुआ। इस दौरान मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का विभाजन 2047 तक रखा। वहीं सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश ही देश के विकास की अगुवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जब आजादी से 100 वर्ष पूरे होंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि सदन में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पर 24 घंटे से अनवरत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 187 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और ज्यादातर सदस्य अपना विजन रखना चाहते थे। वहीं सीएम ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक रणनीति बनानी है। इसके लिए वे समाज के लोगों से भी सेक्टर वार चर्चा करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि ये मैराथन चर्चा उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है जो विधायक पर सवाल उठाते हैं। वहीं उन्होंने नेता विरोधी दल का हृदय से आभार जताते हुए कहा कि यूपी देश का सांस्कृतिक और धार्मिक नेतृत्व करता आया है और करता भी रहेगा। वहीं सीएम ने याद दिलाई कि पीएम मोदी ने ग्लोबल समिट में कहा था कि यूपी एक उम्मीद बन चुका है, हम उस उम्मीद को पूरा करेंगे। वहीं यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला राज्य है और ये भूमिका हम निभाते रहेंगे। मॉनसून सत्र समाप्त होते ही सपा ने पार्टी से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया है। पूजा पाल ने सदन में सीएम योगी की तारीफ की थी। सपा ने कहा कि पूजा पाल ने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए प्रचार किया था। एक सदन में बने चर्चा के इस रिकॉर्ड पर क्या कह रहे हैं सत्ता और विपक्ष के विधायक, आइए सुनाते हैं। देखिए, 2047 के विजन की बात हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या ये देश विकसित तभी कहलाएगा और जब इसमें जो उसका आधार है संविधान का, सामाजिक न्याय, उसको स्थापित किया जाएगा। जो इस देश का मूल आधार है, पिछड़ा, दलित, वंचित वर्ग के लोग, अगर उनके हक और अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, जातिवार जनगणना की घोषणा मात्र से आप सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर सकते। जातिवार जनगणना अतिशीघ्र कराने के बाद उसके जो आंकड़े निकले, उसका गहन चिंतन मंथन करने के बाद जमीनी तौर पर जब उतारेंगे और शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में जब बराबरी और आप हिस्सेदारी देंगे, तब जाके सामाजिक न्याय बनेगा, तब ये देश विकसित कहलाएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जितना ज्यादा मनोबल इस सरकार और सरकार के मंत्रियों का हाई है, उससे ज्यादा इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते जो अपराधी हैं उनका मनोबल हाई है। आप किसी भी कोने को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आपको एक से एक बड़ी बानगी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने की मिल जाएगी। और रही बात किसी माननीय सदस्य की, तो इस सदन में जब हम वक्तव्य के लिए खड़े होते हैं तो हर माननीय सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को कैसे पुटअप करें। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता शरफुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरफुद्दीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नॉन स्टॉप चर्चा हुई है ये कैसी रही और जो विधायकों का अनुभव है वो कैसा रहा? टीम आपको बता दें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सत्र चल रहा, 4 दिन का सत्र था, उसको 3 दिन के अंदर समेटने का काम सरकार ने किया है। फिलहाल जो है कल से 24 घंटे का था और आज जो है 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से जो है खत्म हुआ। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को रखा और ये कहा गया है कि देश की जो है उन्नति तभी हो सकती है जब पक्ष विपक्ष जो कहीं न कहीं सदन में बैठे और जो है किसानों की, नौजवानों की बात करे और लोगों इस तरह से जो है आगे चल के ले जाया जाए, जहां तक कि जो है देश की कहा जाता है कि देश जो है विकसित जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं जब तक कि विपक्ष साथ में नहीं बैठेगा तब तक के काम नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था रात में जो है 11:30 बजे उन्होंने कहा था कि जो है विपक्ष जो है ने अपना पल्ला झाड़ लिया और पल्ला झाड़ने के बाद जो है कितने विधायक जो थे, जो विपक्ष के थे, जो चले गए, उन्होंने जो है बाइकाट करने की कोशिश की थी। वो कोशिश उनकी जो है नाकाम हो सकती थी, मगर उन्होंने जो है अखिलेश यादव से बात करी, उन्होंने सारे लोगों को बाहर चले गए। मगर जो है
जो पक्ष के लोग जो थे, जो मौजूदा अलग से सरकार के लोग जो थे, वो वहीं बैठे रहे और जो है जितनी भी चीजें थी उन पे उन्होंने गौर किया, उसको जो है पास करने की कोशिश की है। कोशिश भी उनकी जो है कामयाब हो गई है। उस पर जो जितने मुद्दे थे उसको करने की कामयाब करने की कोशिश की गई। फिलहाल उन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा था स्कूल का, उसको कहा गया है कि जिस तरह से स्कूल जो है हम एक आधा घंटे के पास है या कहीं दूर दूर पे जो पास पास है उनको जो है दूर किया जाएगा, उसको बच्चे पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जहाँ पे टीचर ज्यादा है बच्चे कम है, उसको जो है जहाँ बच्चे ज्यादा होंगे वहाँ टीचरों को भेज करके उन स्कूलों को जो है करने की परंपरा से जो है चलाने की कोशिश की जाएगी। मगर विपक्ष के बात का ये कहना था कि स्कूल बंद हो गए हैं, इसके लेकर के सरकार पर उन्हें खींचने का काम भी किया, कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी चलते रहे। आज भी प्रदर्शन हुआ, सपा के लोगों ने प्रदर्शन किया स्कूल को लेकर के। इसी तरह से किसानों की बात कही है कि किसानों के मूल्य कम किए जाएंगे, जो गन्ने के मूल्य कम किए जाएंगे, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा किसान जो है हमारे मूल्य जो है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एक ही मुद्दा रहता है नौजवान और किसान। जब तक ये दो बेबस रहेंगे हिंदुस्तान का कभी मुस्तकबिल सही नहीं हो सकता। किसी भी मुल्क की बात कही जाए, जब तक के नौजवान और किसान सही नहीं होंगे तब तक के मुस्तकबिल कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने काफी जो है चीजों को जो है सामने लेकर के आए, उन्होंने अपनी बातों को रखी, उस पर मोहर तो लगाई है। प्रदेश जो है विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा जो सत्र चल रहा था उसको लेकर मोहर तो लग गई है, मगर आगे चल के कितनी कामयाबी मिल पाती है इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाए। फिलहाल जो है हम आपको एक बहुत अहम भी बात बता दें कि विपक्ष के कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक हैं, जो सपा के जो विधायक थे, वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पे खड़े हुए। जैसे पूजा पाल की बात कही जाए, उन्होंने जो है उनको जो है वोट भी दिया था और उनको ये सराहना भी कही थी और योगी आदित्यनाथ को भी सराहने की कोशिश की गई थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर एक आफत सी हुई और उसमें ये कहा कि उनको जो निरस्त भी किया जा सकता था और यही हुआ कि अखिलेश यादव ने उनको निरस्त कर दिया। पूजा पाल ने इससे पहले भी जो है काफी जो है बीजेपी का जो है साथ दिया था। उसमें एक भी तरह की बातें सामने आ सकती हैं कि उसको भी लेकर के इस तरह की बातें आ सकती हैं कि कोई भी विधायक इस तरह के कोई काम कराने जाता है जब तक के विपक्ष के जो लोग होते हैं उनका काम नहीं होने देते हैं। तो अपना काम कराने के लिए कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि अभी हम आपको बहुत अहम बात बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के से पहले जो है जो विधायक थे पांडे जी जो पांडे थे जो है मनोज पांडे थे, वो इसको लेकर के कहीं ना इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि जो है हम काफी विधायक सपा से हम खींच करके लेके आएंगे। भाई जो उन्होंने काम किया उसको लेकर के सरकार शरफुद्दीन जी, इसी पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि सपा ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो राजनीतिक गलियारों में क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। ये कहा गया जिस तरह से जो है बीजेपी के जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो सपा में पहले मौजूद थे, वो सपा से जो है जैसे कहा गया कबूतर उड़ाते हैं और टुकड़ी लेकर के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से कहीं ना कहीं एक फिर जो है जिस तरह से मनोज पांडे जो है सपा से जो है बीजेपी में दामन थामा था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूजा पाल को भी जो है दामन थामने में मजबूर कर दिया। अब कौन सी थी मजबूरी पूजा पाल के पास थी कि उसको लेकर के कौन सी मजबूरी थी जिन्हें जो है बीजेपी का दामन थामा है। अब आज जो है अभी हम आपको एक अहम बात बता दें कि पूजा पाल जो है मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है और मनोज पांडे उनको लेके गए मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए। ये भी सवाल निशान ये उठ रहा है कि क्या वजह रही है कि सपा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। तो ये थामने जो बात चल रही है, इस पर कहीं कहीं एक आक्रोश जो है सपा के अंदर पैदा हो गया। कांग्रेस ने भी इनको आवाज उठाई है कि सपा का जो कार्यकर्ता था, जो विधायक था, जो कंधे से कंधा मिला के चलता था, आज वो जो है बीजेपी का दामन थाम रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो दागी विधायक होते हैं उसको क्या लगता है कि जो है आगे 2027 में चुनाव में क्या बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है सपा के दामन थामने की कोशिश करेंगे। ऐसे कितने ऐसे विधायक हैं जो सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के दामन थामा, कहीं ना कहीं उनको जो है आगे कामयाबी मिली है। वो कामयाबी मिली कि किसी विभाग के अंदर उनको जो मंत्री पद का दिया जाएगा दिए गए हैं। उसी की तरह से पूजा पाल के भी अंदर एक लालच जागी है, ये किस तरह की जागा है, इसलिए तो देखने की बात। बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां मकबरा मंदिर विवाद को लेकर तनाव बढ़ता देखकर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ऐलान के साथ विवादित स्थल पर पूजा अर्चना और तोड़फोड़ पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाई है। अब हिंदू संगठनों ने जन्माष्टमी पर विवादित स्थल पर पूजा अर्चना का ऐलान किया है। इस ऐलान को देखते हुए विवादित स्थल के आसपास 1 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग की गई है और पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं बैरिकेडिंग पर पुलिस तैनात है और आसपास रहने वाले लोगों को आधार कार्ड देखकर ही आने जाने की अनुमति दी गई है। दूसरा घेरा पीएसी का है और विवादित स्थल पर एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। वहीं हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों के अतिरिक्त फोर्स फतेहपुर बुला ली गई है। किसी के भी विवादित स्थल के आसपास जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सुरक्षा घेरे के अंदर टीबी अस्पताल और सीएमओ व बीएसएफ के दफ्तर होने के कारण यहां
काम से जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हिंदू संगठनों के नेताओं पर खुफिया की नजर है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी से पहले उनका हाउस अरेस्ट संभव है। वहीं फतेहपुर से लेकर प्रयागराज और लखनऊ तक बड़े अधिकारियों की इस पर नजर है। इधर सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर वकीलों और कुछ लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस बीच फतेहपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने इस विवाद को लेकर एक बयान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 90% मंदिर बनवाए थे, लेकिन अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं, उनके पिताजी ने, वह उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी ने अयोध्या में एक मंदिर तोड़वाने का काम किया था, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था, और आज वो मुझको ट्वीट कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कुर्सी का त्याग कर दिया था, तो मैं तो एक निमित्त मात्र जिलाध्यक्ष हूं। अपने धर्म, अपने सनातन के लिए जिलाध्यक्ष पद क्या है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूं कि वो मुझे ज्ञान न दे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फतेहपुर से हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन है। रिजवान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय फतेहपुर का माहौल कैसा और विवादित स्थल के आसपास कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी, आपको बताते चले कि माहौल तो शांतिपूर्ण है, प्रशासन चौकन्ना है और विवादित स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी तक बैरिकेटिंग लगाई और विवादित स्थल के मकबरे की बैरिकेटिंग लगी हुई है और कई जिलों के पोस्ट मौजूद है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, और प्रशासन ने अपने कब्जे में ले रखा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भाजपा अध्यक्ष जिन्होंने अपने विवादित स्थल पर पूजा अर्चना का ऐलान किया था, उन्होंने नया बयान जारी किया है, क्या रिएक्शन है इस बयान पर? जी, उस बयान पे उन्होंने कहा है, अब जो नया बयान किया उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी के दिन 16 तारीख को जो कि अपने घरों में पूजा अर्चना करें और आपसी सौगात न करें। वहीं उन्होंने आपसी अपील लोगों से की है कि ऐसा कुछ लगे जिससे माहौल बिगड़े और वह तनावपूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर प्रतिबंध के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें कि सीजेआई ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद अब 3 जजों वाली बेंच इस मामले में फैसला लेगी। दिल्ली में भारी विरोध और मेनका गांधी समेत तमाम पशु प्रेमियों के फैसले की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का फैसला किया है। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर हाउस में भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश पर दिल्ली सरकार ने कार्यवाही के लिए प्रतिक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन दिल्ली की जनता विरोध में उतर आई। कैंडल मार्च से लेकर पूरे दिल्ली में विरोध शुरू हो गया। कई संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसका असर दिखा और दोबारा सुनवाई का फैसला हुआ। आज शाम तक इस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं दिल्ली के लोग इस मामले में कितने गुस्से में हैं, आइए सुनाते हैं आपको। यही है कि इनके जैसे ये जी रहे इनको जीने दिया जाए, और कुछ एक जिन्होंने काटा है, जिनकी वजह से ये कह रहे हैं रेबीज हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं उनको किसी ने कुछ प्रताड़ित किया होगा, कुछ मारा होगा। ये अननेसेसरी, हमारे डॉग्स को आप कितना मर्जी कर लो, कभी काट के दिखा दें, हम उनके पास से गुजर जाते हैं, वो उन्हीं को काटते हैं जो उनको पत्थर मारेंगे या उनको
पटाखे जलाएंगे या कुछ करेंगे। हम अपने फंड से सेवा करते हैं। जब आपके पास इनके एबीसी के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं इन डॉग्स के लिए कुछ करेंगे? डिमांड सिर्फ हमारी सर ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये जो उन्होंने फैसला दिया कि सारे डॉग्स को उठा के हम लोग एक पॉन्ड में फेंक देंगे, हमें ये पसंद नहीं। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे डॉग्स हमेशा हमारे साथ रहे जैसे रहते आए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जी हैं। प्रवेश जी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली एनसीआर के इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था और उनको शेल्टर होम में डालने की बात कही थी, लेकिन कुछ डॉग लवर्स ने इसको लेकर सख्त नाराजगी दिखाई है और उन्होंने सीधे तौर पर प्रदर्शन भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक याचिका डाली गई थी जिस पर पुनर्विचार करने की बात की गई थी और विचार करने के लिए 3 जजों की बेंच भी बनी थी और आज इसको लेकर पूरी तरीके से कहूं तो सुनवाई हुई थी। सुनवाई में सीधे तौर पर कहें तो कपिल सिब्बल ने जो है विरोध पक्ष रखा था और जो पक्ष था वो तुषार मेहता के द्वारा, वकील है, एडवोकेट है, उनके द्वारा रखा गया था। तुषार मेहता ने सीधे तौर पर मैं कहूं तो उन्होंने विरोध किया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉग लवर्स जो है प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि डॉग जो है बुजुर्ग और बच्चों को अधिकतर काटते हैं, डराते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी जान तक चली जाती है। जबकि वहीं कपिल सिब्बल का कहना है कि ये गलत है, ये अन्याय है, क्योंकि इतने शेल्टर होम दिल्ली में नहीं है कि इन आवारा कुत्तों का पालन पोषण हो। आज जजों ने सीधे तौर पर ये फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस विवाद को लेकर कुछ पक्ष भी उन्होंने रखे हैं। उन्होंने कुछ डाटा मांगा है कि आवारा कुत्तों की संख्या कितनी हो सकती है और ये जो कुत्ते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा है या इसका हल क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में ज्यादातर लोग इस फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस की झड़प भी डॉग लवर्स के साथ हुई है। जी प्रवेश जी, जिस तरह से दिल्ली में ये कैंडल मार्च निकाला गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आज ये सुनवाई करी है, तो अब इसमें दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, तो मैं कहूँ सीधे तौर पर कहूँ तो दिल्ली की जनता 2 भागों में बट गई है। कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग विरोध में है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आवारा कुत्ते काफी परेशान करते हैं, इनको पकड़ना कोर्ट का जो फैसला है वो निर्णायक है, वो सही है। लेकिन वही कुछ डॉग लवर्स है जो एनिमल से ज्यादा लगाव रखते हैं, वो सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे वीडियो भी आए हैं दिल्ली में जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये उनके साथ अन्याय है, या ये कहिए कुछ एक महिला का वीडियो भी वायरल है जो एक मंदिर में खड़ी होकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता उनको दोषारोपण कर रही है, उनको सीधे तौर पर जो है बुरा भला कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस फैसले को अभी सुरक्षित रख लिया है और अगली जो सुनवाई होगी उसमें शायद इस पर कोई डिसीजन कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा। में कई जो संगठन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, तो इसमें जो संगठन है वो कौन कौन से संगठन और उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले को लेकर के? देखिए, विशेष रूप से मेनका गांधी की भूमिका इसमें जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि मेनका गांधी एक संगठन चलाती है जो एनिमल्स से जुड़ा हुआ है और वो सीधे तौर पर इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो ये कुत्ते हैं या ये कहिए जो आवारा कुत्ते हैं, इनके पास कुछ अपना ठिकाना नहीं होता है और ये गली गली घूमकर ही जो है अपना पेट पालन करते हैं। कुछ लोग उनको खाने को जरूर दे देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ साधन नहीं है कि उनका जीवन यापन हो सके। और सीधे तौर पर कहे तो वो ये इसको एक गलत डिसीजन बता रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि मेनका गांधी के साथ सुर में सुर मिलाने के लिए कई पक्षकार भी खड़े हुए हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा है और उनको अगर आप शेल्टर होम में रख भी देंगे तो वो सीमित जगह में रहकर कहीं ना कहीं अपने आप को जीवन यापन नहीं कर पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश होकर हाहाकार मच गया है। दिल्ली की तमाम सड़कों पर घुटनों से कमर तक पानी भर गया है। कारें बाइक बीच सड़क पर बंद हो गई और नाव चलाने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि नदी बनी सड़कों पर कुछ लोगों ने नाव भी चलाई है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में चलती बाइक पर भारी भरकम पेड़ गिरने से बाइक सवार सुधीर कुमार नामक एक युवक की मौत भी हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर संवेदना व्यक्त की है। इस घटना पर आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश शर्मा उनका इस्तीफा भी मांगा है। कुछ घंटों की बारिश से ही दिल्ली के इतने बुरे हाल पर विपक्ष ने सरकार पर करारा हमला बोला है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली दिल्ली सरकार की पोल कुछ घंटे में ही खुल गई है। लगातार बारिश से गुरुग्राम का भी बुरा हाल हो गया है। वहीं सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश से गुरुग्राम के ज्यादातर इलाके में भी पानी भर गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इस हाल पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में आज सुबह से जो है लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई क्षेत्र ऐसे हैं या ये कहीं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या काफी देखने को मिल रही है। दिल्ली में बारिश जब भी होती है तो अक्सर ये माना जाता है कि एक तरफ तो बारिश थोड़ी सी राहत देने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली वालों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती है, क्योंकि हमेशा जब भी बारिश होती है तो जलभराव हमेशा दिल्ली में देखने को मिलता है, जिसके कारण सबसे पहले यातायात प्रभावित होता है। लेकिन आज दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर मैं चर्चा कर दूं। सबसे पहले तो मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कई दिल्ली वासियों को एक मैसेज भेजकर ये चेतावनी दी थी कि लगभग 9 बजे से 11 बजे के बीच दिल्ली में भयंकर बारिश होनी है, साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी और मैसेज में साफ तौर पर ये अंदेशा जताया गया था कि हो सकता है कि दिल्ली में तेज हवाओं से कई पेड़ गिर सकते हैं, इसलिए आप घरों में ही रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैसेज सीमित लोगों तक ही पहुंचा था, ऐसा मुझे अनुमान लगता है, क्योंकि दिल्ली के कालकाजी इलाके की बात करें तो एक बाप बेटी बाइक से गुजर रहे थे। पारस चौक का इलाका था, वहां पे एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ था, लगातार वो बीचों बीच सड़क पे था। कई शिकायतें हमने सुनी है कि उस पेड़ की भी गई थी पीडब्ल्यूडी से, लेकिन उसके बावजूद वो सड़क के बीचों बीच में ही खड़ा था कि अचानक जब वहां से जलभराव हुआ और वहां से सुधीर नाम का व्यक्ति अपनी बेटी के साथ गुजरा तो वो जो पेड़ है वो भर भराकर उनके ऊपर गिर गया। गनीमत सिर्फ इतनी सी रही कि हल्का सा पेड़ जो है पास में खड़ी एक कार पे जाकर रुका, लेकिन इस बीच में वो सुधीर नाम का शख्स और उनकी बेटी प्रिया दोनों पेड़ के नीचे आ गई और दोनों दब गए। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पिता जो है सुधीर नाम के जो व्यक्ति है, 50 साल उनकी उम्र है, वो उनकी मौत हो चुकी है, जबकि बेटी जो है एम्स अस्पताल में दिल्ली के जिंदगी और मौत से अपनी जंग लड़ रही है। लगातार इस ऐसे मामले दिल्ली में देखने को हमेशा मिलते हैं। कई बार कार जो है वो डूब जाती है, कई बार पेड़ गिर जाते हैं, ऐसी मौतें लगातार होती है। इसको आम आदमी पार्टी की और विपक्ष की नेता आतिशी ने मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहे तो दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री जो है प्रवेश वर्मा, उनका इस्तीफा मांगा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरीके से अगर दिल्ली में किसी की जान जाती है तो उसका जो जिम्मेवार है वो मंत्री है, वो अपने पद से इस्तीफा देने। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि अभी इस तरीके के मामलों में हो सकता है थोड़ा अभी और समय लगे और दिल्ली में इस तरीके की घटनाओं पर मैं कहूँगा रुकना या ये कहिए रोक पाना अभी मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाई करने में अभी समय लगेगा। जी प्रवेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये हर बार का रहता है कि जब मॉनसून आता है तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से पहले से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है कि आम जन जो है उनको इन समस्याओं का सामना न करना पड़े? देखिए, बात दावे बड़े बड़े हर सरकार अधिकारी और मंत्री करते हैं, लेकिन एक बारिश में ही दिल्ली की पोल खुल जाती है। लगातार दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो जरा सी बारिश में ही जलभराव में पूरी तरीके से डूब जाते हैं।
दिल्ली के आज ग्रेटर कैलाश में कई लोग नाव चला, जबकि दिल्ली में नाव चलाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो जल भराव इतना होता है कि लोगों ने आज उसका लुत्फ उठाया। उसके कई वीडियो वायरल भी है और सीधे तौर पर कहें तो आज आम आदमी पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल भराव होता क्यों है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या है और कई इलाके ऐसे हैं जो संकरे हैं, ऊंची नीचे हैं, जिसकी वजह से लगातार जल भर जाता है। लेकिन इसकी निकासी की बात करें तो इसमें फिलहाल मुझे ऐसा में काफी समय लगेगा, क्योंकि दिल्ली में अभी इस तरीके की जो सुविधा है या ये कहिए इस तरीके का जो रूपरेखा है उसको बनाने में समय लगेगा और हो सकता है कि अभी कुछ और वर्षों में दिल्ली वासियों को थोड़ी बहुत बारिश से परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक चिंता का विषय है और उसको लेकर कोई हल दिल्ली में जरूर निकालना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।